हेलो फ्रेंड्स। तो हमने देखा था, हमको बहुत दिन से इंतज़ार था पॉलिटी 365 के आने का, और अभी आ चुकी है। तो हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से रिलेटेड हमारा हो गया, हेट स्पीच से रिलेटेड, सिडिशन से रिलेटेड। ओके। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि हमारे चैनल पे जो है अब हम शॉर्ट्स वीडियोस भी डालेंगे, तो आप उसको भी देखिए और उसको भी प्रमोट करिए। दूसरी चीज़ कि जब भी आप शॉर्ट्स देखें, तो वो जो शॉर्ट्स होंगे जनरली हमारे वन जो फैक्चुअल एग्जाम्स आते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस वगैरह, एमपी पीसीएस वगैरह होते हैं, तो उन स्टेट्स एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। और जो हम ये पढ़ते हैं तो वो तो हम पढ़ते ही हैं फॉर यूपीएससी। सो ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सिर्फ 100 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सो बहुत अच्छे से पढ़िए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ issues related to the constitution, and the issues related to constitution में पहला टॉपिक है, that is economically weaker section quota। आप सब जानते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कोटा है वो बहुत दिन से ज़्यादा बहुत सालों से न्यूज़ में था। और जनरली ईडब्ल्यूएस को जो है हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, वो जस्टिस हम जज वो केस हम बताएंगे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल वैलिड है, और उसके हिसाब से हमको 10% जो कोटा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो प्रोवाइड करना है। ओके। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? सबसे पहली चीज तो वो किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है एंड 102nd किससे रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। ओके। एंड 104th किससे रिलेटेड है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। ओके। सो तो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो जो बेंच थी, बहुत सारे लोगों ने इसको बोला था कि ये जो है ये वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये वॉयलेटिव है बेसिक स्ट्रक्चर का, सारी चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल वैलिड है, और उसके हिसाब से हमको 10% कोटा जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हमको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में देना पड़ेगा। अब कुछ आर्टिकल्स जो अमेंड किए गए हैं हम वो पहले देखते हैं, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कोटा देखते हैं। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, उसमें दो आर्टिकल्स अमेंड किए गए हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आपको पता है आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट? तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें 4 और 5 जो क्लॉज था आर्टिकल 15 में, उसमें ऑलरेडी दिया था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, जो एसटी एससीज हैं, उनको हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, किसमें? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी जो हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे ओबीसीज हो गए, एससी हो गए, एसटीज हो गए, विमेंस हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, उनके लिए। फिर उसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6। पहले 5 तक तो था ही, फिर 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, और उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाएगी जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है उनके एडवांसमेंट के लिए। ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया। ऐसे ही आर्टिकल 16 में भी आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया। आर्टिकल 16 आपको बहुत अच्छे से पता है, इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो स्टेट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 5 की अगर बात करें, तो उसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। बैकवर्ड क्लासेस को जो है आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो बैकवर्ड क्लासेस एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है हमारी सर्विसेज में, जिनका जो रेशियो है एज कंपैरिजन टू जनरल वो बहुत कम है, तो उनको जो है आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। तो ऐसे ही आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया, उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजन बनाएगी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ व्हाट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कि हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन नहीं है। ओके। तो ये जो है ये आर्टिकल्स जो है हमारे अमेंड किए गए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है अमेंड ऐड किया गया। अब ईडब्ल्यूएस कोटा की अगर बात करें, तो किसकी रिकमेंडेशन में ये कोटा लाया गया? सीनो कमीशन जो थी उनकी रिकमेंडेशन में जो है ये कोटा लाया गया। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अगर बात करें, तो उन्होंने बोला कि हमको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को रिजर्वेशन
प्रोवाइड करना है जो हमारे नॉन ओबीसीज है और नॉन एसटी एसटीज है। आपको पता होगा जनरल कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, एजुकेशनली और सोशली अगर बात करें तो वो वीक है, ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं है तो वो वैसे तो वीक होंगे, बट इकोनॉमिकली भी वीक है, तो उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। इस आर्टिकल इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसके थ्रू हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया, जहाँ पे वो बोला गया कि बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर दी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें भी एडमिशन्स के लिए। अब इन्होंने आर्टिकल 15 अमेंड किया, जो कि हमने बता दिया कि स्टेट परमिट किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है ईडब्ल्यूएस के एडवांसमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करेगी। तो अप टू 10% जो सीट्स हैं हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो 10% जो सीट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बुक होनी चाहिए। और ये जो है ये जो भी प्रोविजंस है ये हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होते, बिकॉज दे आर गवर्न बाय द डिफरेंट आर्टिकल्स, राइट। डिफरेंट आर्टिकल से वो गवर्न करे जाते हैं। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो उनको अलग से दिया जाता है, बट ये जो आर्टिकल है, ये जो अमेंडमेंट है, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 में अमेंड किया गया कि जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उसमें 10% रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड करना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओके, सो दिस इज द अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो हमारा अगर हम बात करें तो एडिशन है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन से, ठीक है। जो भी हमारा एसटी एससी जो भी पर्सन जो है जो भी हमारे एसटी एससी हैं ओबीसीज है उसी के अंदर, मतलब उनको तो रिजर्वेशन मिल रहा है बट इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो है एसटी एससी ओबीसी के अंदर नहीं कवर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है हमको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन पाने के लिए। तो जो भी एसटी एससी ओबीसी के अंदर नहीं कवर्ड है, जिनके पेरेंट्स फैमिली की इक्वल जो इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। दूसरी चीज़ जो हम जिनके जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम है, रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए, तो उन सबको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली की, 5 एकर्स जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उससे कम होना चाहिए, 100,000 स्क्वायर फीट से रेसिडेंशियल फ्लैट कम होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है क्राइटेरिया दिया है कि अगर ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोटा नहीं मिलेगा, बट अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। अब क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो क्रीमी लेयर हमने बताया, क्रीमी लेयर जो है हमारी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी सतनाथन कमीशन जो थी 1971 में, उसके थ्रू उनके थ्रू जो है ये हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। क्रीमी लेयर आपको पता है ओबीसी कैटेगरी में हम क्रीमी लेयर की जिक्र करते हैं, क्रीमी लेयर को यूज़ करते हैं। तो 8 लाख से अगर अबव इनकम है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अदर कंडीशन अगर बात करें जो हमारी इंदिरा सहानी केस में दी गई है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही रिजर्वेशन देना है, ना कि इकोनॉमिकली। दूसरी चीज़ बोलेगी कि 50% होना चाहिए कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, और रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में आपको नहीं देना है, ठीक है। तो इंदिरा सहानी केस में 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो इंदिरा सहानी केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने हैं, 50% जो है रिजर्वेशन जो है होना चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन, और कोई भी रिजर्वेशन जो है आप प्रमोशन में नहीं देंगे, ठीक है। तो दीज आर the conditions related to इंदिरा सहानी केस। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द जजमेंट जो अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उस जजमेंट का नाम है वर्डिक्ट का मतलब जो हमारा केस है दैट इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। उसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि पॉवर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है अगर हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। पॉवर्टी जो है वो एडुकेट मार्कर है हमारे डेप्रीवेशन का, इसलिए हमको जो है रिजर्वेशन के थ्रू जो है हम पॉवर्टी को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर रिजर्वेशन के थ्रू की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे ग्रुप है वो डिक्लेयर्ड नहीं है एज अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है। तो 15 क्लॉज 4 में जो दिया है उसके अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है वो हमारी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, बट ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज उन्होंने बोला
कि एसटी, एससी और सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो याद रखिएगा दिस इज एसईबीसी का मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो अब अगर जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में 16 क्लॉज 5 में 4 में दिया है, दैट इज रिलेटेड टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। प्लीज आप इन सब चीज़ों में डिफरेंस देखिएगा कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में दिया है दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट एसईबीसी का यहाँ पे मतलब है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है वो पार्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। इसलिए जो है रिजर्वेशन जो है एज अ कॉन्सेप्ट है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस जजमेंट में कि स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है कि जो भी हमारे पर्सन है उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है स्टेट बना सकता है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ उन्होंने इंदिरा साहनी केस जो कि हमने देखा 1992 का केस, उन्होंने बोला कि ये जो है इनफ्लेक्सिबल और इनवॉयलेबल नहीं है फॉर द ऑल द टाइम्स, ठीक है। फर्दर अगर बात करें तो इंदिरा साहनी केस की बात करें तो वो सिर्फ एससी, एसटी, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज कम्युनिटीज़ पे लगता है, जनरल कैटेगरी पे नहीं लगता। तो उन्होंने बोला था कि 50% जो है सीलिंग हमको बैकवर्ड क्लासेस तक स्ट्रेच करना है, बट अगर एक्सेप्शनल एंटायरली डिफरेंट क्लास है तो उसके लिए हम 50% कोटा को ओवर स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ जनहित अभियान यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ओके, तो व्हाट आर द पॉइंट्स इन दिस, इस न्यूज से हमको जो हमको ग्रास्प करनी है, तो पहली चीज है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। पहली चीज है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। दूसरी चीज कितना दिया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तीसरी चीज कौन कौन से आर्टिकल अमेंड किए गए, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया। तीसरी चीज अगर बात करें तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रीमी लेयर किसने लाई थी, सतनाथन कमीशन जो थी उन्होंने। और इंदिरा साहनी केस क्या था कि रिजर्वेशन हमको प्रोवाइड करना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, 50% कैप रहना चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन पे, और कोई भी प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करोगे। ओके, सो दीज आर द पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। अदर पॉइंट्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अदर पॉइंट्स यू कैन गेट इट बाय लॉजिक, बट ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज की बात करें तो ओबीसीज भी जो है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो भी बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हिंदू में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है, किसी न किसी चीज़ों से, किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कास्ट से। तो वैसे ही अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है हमारी कास्ट का। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी जस्टिस रोहानी कमीशन बनाई थी, तो याद रखिएगा जस्टिस रोहिणी कमीशन, सॉरी, जस्टिस रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो जो रोहिणी कमीशन जो है यूनियन कैबिनेट ने अभी इनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि इश्यूज जो हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, उनके सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड जो है उनको आप आइडेंटिफाई करिए, उनको एग्जामाइन करिए और रिपोर्ट को सबमिट करिए जुलाई 31 2023 में। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन की अगर बात करें तो हम सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बनी थी वो 1953 में बनी थी। काका कलेकर जो कमिटी थी उन्होंने उनके अंडर फॉर्म की गई थी। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीपी मंडल के उनमें फॉर्म की गई थी 1979 में। फिर 1992 में 27% रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर ओबीसीज को। 1992 में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की गई एज पर द इंदिरा साहनी केस, ठीक है। 1992 के अंदर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे ओबीसीज के लिए, कि ऐसा ही जैसे हमने क्रीमी लेयर हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बनाया वैसे ही क्रीमी लेयर हम इनके लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो कमीशन जो है वो हमने 2017 में फॉर्म की थी, बनाई थी अंडर आर्टिकल 340। अब अंडर आर्टिकल 340 की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसईबीसी जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 340 अंदर, आर्टिकल 340 क्या बोलता है कि जो भी प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट जी हैं जो, वो जो है एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो हमारे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी हमारे सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके
उनके लिए, ठीक है। अब फिर 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उन्होंने बोला कि ओबीसीज को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। ये हमने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है एंड 102nd क्या है एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई, जो ओबीसीज के लिए बनाई गई, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये किसके अंदर सेटअप की गई है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और टेन्योर जो है इनका सर्विस और कंडीशन जो है, टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और वो नोटिफाई कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, याद रखिएगा आर्टिकल 338 बी। अब आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338 बी। अब 3 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हमने देख लिया। उन्होंने बोला कि 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया, extremely backward classes, more backward classes and backward classes. This is not important to remember, जस्ट रीड इट वंस, ओके। अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि 11 स्टेट और यूटीज जो है उन्होंने ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन कर दिया है ओबीसीज का फॉर द रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी जो है हमारा सब कैटेगराइजेशन कर दिया है कुछ स्टेट्स ने, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड रोहिणी कमीशन। नाउ लेट्स कम टू मैंडेट ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन कि उनका काम क्या था। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारा रिजर्वेशन जो है बेनिफिट है ओबीसीज क्लास में, अगर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उन इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिजर्वेशन का, तो उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज मैकेनिज्म बनाइए, कोई क्राइटेरिया बनाइए, पैरामीटर्स बनाइए कि हम सब कैटेगराइजेशन ओबीसीज का कर सके, ओके। सो दीज आर द मैंडेट्स ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन। नाउ लेट्स कम टू रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन लोकल बॉडीज, ओके। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि हाई कोर्ट जो है अभी यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि आप नोटिफाई करिए इलेक्शन इमीडिएटली, बिना रिजर्वेशन डिक्लेयर करे। ओबीसीज का रिजर्वेशन जो है, जनरली बोला गया है कि ओबीसीज का रिजर्वेशन जो है हमको अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी देना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखिए क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का कुछ एक्सपायरी पीरियड होता है। मतलब जैसे अभी चल रही है कोई बॉडी, म्यूनसिपैलिटी अगर चल रही है, तो अगर उससे डिसॉल्व होने से पहले आपको 6 महीने, मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ द इट्स ड्यूरेशन, आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अगर आप रिजर्वेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, नोटिफाई नहीं कर पाए हैं कि ओबीसीज को देना है या नहीं देना है, तो आपको जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि आप इलेक्शन नोटिफाई करिए विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो ये कौन से प्रोविजन के अंदर डायरेक्ट किया गया है? आर्टिकल 243 यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंडेट किया है कि इलेक्शन जो है वो होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट द म्यूनसिपैलिटी शेल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन, जो कि मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस हमको जब तक नहीं हो जाती, मतलब ट्रिपल टेस्ट कंडीशन होती है जो कि आपको करानी पड़ती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था। और उन्होंने बोला था कि जब तक हमारा ट्रिपल टेस्ट कंडीशन नहीं हो जाता, तब तक रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए यूएलबी पोल्स में नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, जब तक हम ट्रिपल टेस्ट कंडीशन नहीं कर लेते हैं, तब तक जो भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस को हमको रिजर्वेशन नहीं देना है। तो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया की अगर बात करें, वो जान लेते हैं क्या होता है। तो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया ने बोला है कि आपको एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करनी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी, जो कि डेटा गैदर करेगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, कितना हमको देना है रिजर्वेशन हर लोकल बॉडी में, उसको रिकमेंड करेगी और इंश्योर करेगी कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड ना हो ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व फॉर द एसटी एससी ओबीज टुगेदर, ओके। सो दिस इज द ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया। इन केस अगर बात करें तो स्टेट और यूटी जो है अगर ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पाए हैं, तो इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज़ का वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा बियॉन्ड अ स्टैट्यूटरी पीरियड। एक टाइम दे दिया जाता है, उसके बाद जो है आप इलेक्शन जो है पोस्टपोन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोवाइड किया कि रिजर्वेशन जो है एसटी एससीज के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए एज पर देयर पॉपुलेशन देना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि वो डिसीजन ले सकती है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, मतलब उनके रिजर्वेशंस के लिए, ओके। सो दिस इज द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। व्हाट आर द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर इन दिस होल न्यूज़? फर्स्ट पॉइंट इज रोहिणी
रोहिणी कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की पहली कमीशन कब बनी थी? 1953 में बनी थी, काका कलेकर के थ्रू। 1979 में कब बनी थी? बीपी मंडल ने बनाई थी। ठीक है, और 27% रिजर्वेशन दिया था, बट 1992 में उसमें क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की गई एज पर द इंद्रा सहानी केस। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। कौन से आर्टिकल में अमेंड किया गया? आर्टिकल 338B जोड़ा गया। ठीक है, दूसरी चीज़, कौन अपॉइंट करते हैं इनके चेयरपर्सन, और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 340 क्या है? आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि कोई भी ये जो है कमीशन अपॉइंट करे जो भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट, उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, फिर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडीज, ये थोड़ा बड़ा बहुत पड़ा। ओके, सो दिस इज द न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से ही, जब से हमारा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है अभी यूसीसी इन इंडिया बिल 2020 जो है अभी इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, इसलिए जो है यूसीसी जो है हमारा न्यूज़ में रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1840 में आपको पता होगा लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो है निकाली गई। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक यूनिफॉर्म लॉ बनाएंगे क्राइम्स के लिए, एविडेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बट पर्सनल लॉ जो थे हिंदू और मुस्लिम के उन्होंने अलग रखे। तो सबसे पहले हम यूसीसी समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ते तब आपको समझ में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सेम सेट ऑफ जो सिविल लॉज होते हैं, मतलब हिंदू के अलग लॉज ना हो, मुस्लिम्स के अलग लॉज ना हो, सबके एक ही सिविल लॉ हो। बस सिविल लॉ की अगर बात करें, नॉट क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ की अगर बात करें तो मैरिजेस हो गए, ठीक है, डाइवोर्स हो गए, कस्टडी हो गई, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जितने भी सिविल लॉज होते हैं उनको, जितने भी रिलीजन होते हैं, जितने भी वो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके अलग अलग लॉज ना हो, उनका एक ही लॉ हो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल रिलीजन पे, ऑल पीपल पे एप्लीकेबल हो। दैट शुड बी द सेम। तो यूसीसी का मतलब यही होता है कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज जो हों वो हर सिटीजन पे एप्लीकेबल हो इन इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिजेस, डाइवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। सबका अलग अलग लॉ ना हो, सबका एक ही लॉ हो। तो दिस इज यूसीसी। अब यूसीसी की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 के अंदर हमारा डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पता है जैसे कि नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, मतलब आप इसके वॉयलेशन के लिए कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल पार्ट। ओके, तो यूसीसी जो है आर्टिकल 44 में है, जो कि हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और पर्सनल लॉज की अगर बात करें, जो हमारे नॉर्मल पर्सनल लॉस होते हैं, हिंदू के इसके लॉ अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब आपको पता है 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। ओके, सो प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है यूनिफॉर्म लॉ बनाएंगे क्राइम के लिए, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, बट पर्सनल लॉज जो है हिंदू और मुस्लिम के वो अलग अलग रहेंगे, उनके पास रहेंगे। 1941 में गवर्नमेंट ने एक फॉर्म की BN राव कमेटी, जिन्होंने हिंदू लॉ को कोडिफाई किया और विमेन को इक्वल राइट्स दिए। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई हमारी, तो उसकी जो सब कमिटी थी फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि सरदार वल्लभ भाई हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यूसीसी जो है हमको सिक्योर करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमको सिक्योर करना है, वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वो फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में नहीं आता है। स्पेशल मैरिजेस एक्ट आया 1954 का, उन्होंने प्रोवाइड किया कि सिविल मैरिजेस जो है किसी भी सिटीजन्स की हो सकती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल्स पास किए गए और वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फिर एडवोकेट किया कि यूसीसी जो है हमको बनाना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर हो गया हमारा। एंड प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था यूसीसी से रिलेटेड वो। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया। अगर हम बात करें तो हमने पिछली बार पढ़ा था गोवा एक ओनली स्टेट है जिन्होंने अपना यूसीसी जो है बनाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है। तो कहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज़ ओनली यूसीसी, जिन्होंने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज ओनली गोवा।
ओके, याद रखिएगा गोवा। तो अगर करंट स्टेटस की बात करें तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो कि गवर्न की जाती हैं बाय डिफरेंट पर्सनल लॉ, कोडिफाई किया गया है ओवर अ पीरियड, बट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो 4 बिल्स के अंदर कोडिफाई किया गया है: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। टर्म हिंदू जो है ये जनरली हमारे सिर्फ हिंदू को इंक्लूड नहीं करता, सिख्स को, जैन्स को और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है। कुछ सेकुलर लॉज भी हैं जैसे कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, तो ये सारे कुछ सेकुलर लॉ भी हैं। अब गोवा इज एट प्रेजेंट अगर बात करें ओनली स्टेट है इंडिया में जो जहाँ पे यूसीसी एप्लीकेबल है, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोवा। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूसीसी की अगर बात करें तो शाह बानो केस आया 1985 में। पार्लियामेंट ने आउटलाइन किया कि हमको एक कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए जो कि हमारे नेशनल हार्मोनी और इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा कि जब भी हम एक कोई लॉ बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनी को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एज अ फैमिली अगर रह रहे हैं तो एक साथ अगर सबके पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ मैच हो रहे हैं, अगर एक कोई डिसिप्लिन बना है तो वो डिसिप्लिन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज हार्मोनी आ जाएगी सबके बीच, राइट। तो नेशनल हार्मोनी होगी। एमएस जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा 1985 केस में उन्होंने बोला कि हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत ज़रूरी है मैरिजेस के लिए और डाइवोर्स के लिए। फिर सल्ला मुदगल केस आया 1995 में। उन्होंने रिटेरिएटेड द नीड फॉर पार्लियामेंट टू फ्रेम अ यूसीसी विच वुड हेल्प टू कॉज नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कंट्रोडिक्शन। तो उन्होंने बोला कि आइडियोलॉजिकल कंट्रोडिक्शन जो है रिमूव होंगे और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, तो हमको ज़रूरी है यूसीसी। Okay, so this is the important judgment. What are the points in this you have to remember for the prelims examination? You just remember what is UCC. Second is UCC is a part of DPSP under Article 44 of the Constitution. और DPSP नॉन जस्टिसेबल है तो UCC नॉन जस्टिसेबल है। पर्सनल लॉ जो है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, एंड गोवा इज द ओनली स्टेट जहाँ पे हमारा यूसीसी है। दीज आर द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेट स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज हेट स्पीच जो है आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। एनसीआरबी अभी ये इसलिए न्यूज़ में है कि एनसीआरबी ने बोला है कि 50% 500% जो केसेस हैं वो राइज हुए हैं, मतलब बढ़े हैं हेट स्पीच से रिलेटेड इन 7 ईयर्स। अब व्हाट इज़ हेट स्पीच डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच जो है वो अभी तक डिफाइन नहीं है किसी भी लॉ ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जितने भी लॉ हैं उसमें कहीं पर भी हेट स्पीच डिफाइंड नहीं है। बट हेट स्पीच की अगर बात करें तो हेट स्पीच जनरली वो होता है जब किसी पर्सन या किसी ग्रुप या कहीं पर भी जो है उसके खिलाफ जो है आप इंसाइटमेंट ब्रेक कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा हेट्रेड बढ़ रही है, तो उसको हम हेट स्पीच बोलते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई अदर पर्सन है, मैं उसके लिए गलत गलत बोल रही हूँ, तो हेट्रेड पैदा हो रही है पब्लिक में, सोसाइटी में हेट्रेड पैदा हो रही है उस पर्सन के खिलाफ, तो उसको हम हेट स्पीच बोलेंगे, राइट। तो हेट स्पीच ये है। अब हेट स्पीच अगर बात करें तो वो किसी भी फॉर्म में हम कन्वे कर सकते हैं, थ्रू एनी फॉर्म, जैसे कि एक्सप्रेशन के थ्रू, इमेजेस भेज के, कार्टून्स भेज के, मीम्स भेज के, ऑब्जेक्ट्स भेज के, ठीक है, गेस्चर, सिंबल्स वगैरह, वो भले ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो कंसीडर हेट स्पीच की तरह किया जाएगा। अब लेजिस्लेशन अगर बात करें हेट स्पीच के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हमको क्या बताता है कि सारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, दैट इज फंडामेंटल राइट, आपको पता है। उसके जो है अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम और स्पीच है, बट उसके लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फॉर प्रिजर्विंग, जैसे पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप नहीं बोल सकते, कोई चीज़ डिसेंसी और मोरालिटी हो रही है तो आप उसमें भी नहीं बोल सकते। फिर आईपीसी 1860 आया, सेक्शन 153A 153B 298A आईपीसी 1860 के अंदर, जो कि स्पीच और वर्ड से डील करता है कि ऐसा आप कुछ ना बोले जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें सेक्शन 8 है, उन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन जो इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहा है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का गलत फ़ायदा उठाता है, मतलब इंडल्ज है किसी इलेजिटिमेट यूज़ कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। फिर सेक्शन 123 क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 वो प्रोहिबिट करते हैं
कि आप कहीं पर भी जाके रेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज से रिलेटेड जो है भाषण नहीं दे सकते, क्योंकि वो कहीं न कहीं पब्लिक ऑर्डर को हार्म करेगा और पब्लिक में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट होगा, ठीक है? तो उसके भी इलेक्शन के लिए आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 की अगर बात करें तो सेक्शन 7 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि आप जो है अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? अनटचेबिलिटी, आप किसी भी तरह अनटचेबिलिटी को एनकरेज नहीं करेंगे, भले वो वर्ड्स के द्वारा हो, लिख के, साइन के द्वारा हो, बाय visible representation or otherwise. Okay, so these are the some लेजिस्लेशंस अराउंड द हेट स्पीच। तो याद रखिएगा, इसमें ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हेट स्पीच जो है इंडिया के किसी भी लॉ में मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं है, मतलब सॉरी मेंशन तो है बट डिफाइन नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सिडिशन। सिडिशन इज सेम एज हेट स्पीच, बट सिडिशन जो होता है जनरली आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो तब उसको सिडिशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया कि अब सिडिशन जो है दैट इज 152 ईयर ओल्ड लॉ है हमारा सिडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ये जो है अभी मतलब अभी जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए टिल गवर्नमेंट रिकंसीडर देयर प्रोविजंस, ठीक है? उनके प्रोविजंस को गवर्नमेंट रिकंसीडर नहीं करती है तब तक। अब सिडिशंस की अगर बात करें तो इंडियन पीनल कोड जो है सेक्शन 124 क्लॉज ए ऑफ आईपीसी, उन्होंने डिफाइन किया है कि सिडिशन क्या होता है। उन्होंने बोला है कि कोई भी ऑफेंस जो है किसी भी पर्सन के द्वारा बोला गया हो या अदरवाइज कुछ ऐसा किया हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं पब्लिक में एक वॉयलेंस पैदा करे या पब्लिक जो है पूरी तरह वॉयलेंट हो जाए, हार्म करने लगे पूरे पब्लिक प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों को, तो इसको जो है सिडिशन कंसीडर किया जाएगा। तो सिडिशन इज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India by words either spoken, written, signed, visible representation और otherwise, तो उसको sedition consider किया जाएगा, ठीक है? तो हमने पढ़ा अभी हेट स्पीच किसी भी पर्सन के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो तब हेट स्पीच कंसीडर किया जाएगा, और हेट स्पीच डिफाइन नहीं है कहीं पर भी। बट अगर सिडिशंस की बात करें तो सिडिशन जो है सेक्शन 124 क्लॉज ए ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइंड है। दूसरी चीज, सिडिशन जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप बोल रहे हो तब होगा। अब सिडिशंस की अगर बात करें तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब पर्सन जो है, कोई भी पुलिस है वो बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी आपको, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब कोई भी पर्सन अगर सिडिशन के अंदर चार्ज हुआ है, सिडिशन के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, वो हमेशा के लिए गवर्नमेंट जॉब से बेयर्ड हो जाएगा, उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, उनको पासपोर्ट के बिना रहना पड़ेगा, और जब भी उनको कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी उनको अपने आप को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। 2018 की अगर बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को वो रिपील करेंगे। अब व्हाट आर द बैकग्राउंड्स कुछ देख लेते हैं सिडिशन से रिलेटेड। तो 1837 में अगर बात करें तो थॉमस मैकॉले जो थे, उन्हीं ने ही सिडिशंस लॉ को ड्राफ्ट किया था। याद रखिएगा किसने ड्राफ्ट किया था सिडिशन लॉ को? थॉमस मैकॉले ने। उन्होंने बोला था ऑफेंस जो है पनिशेबल है विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1860 में सिडिशन जो है ऑमिट किया गया, सिडिशन जो है हटाया गया जब आईपीसी एनेक्ट किया गया। फिर 1870 में सेक्शन 124A जोड़ा गया, उसमें अमेंड करके सिडिशंस लॉ जो है जोड़े गए सर जेम्स स्टीफेंस ने। और फर्स्ट केस जो है सिडिशन लॉ के अंदर पहले जो हमारे फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ था 1891 में, वो हमारे जोगेंद्र चंद्र बोस थे। उनका जो न्यूज़पेपर था बंगोवासी, जो एज ऑफ कंसेंट बिल पास किया था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने तिलक जी वगैरह, एनी बेसेंट, इन सब ने प्रोटेस्ट किया था। तो जोगेंद्र चंद्र बोस ने एडिटर जो थे बंगोवासी के एडिटर, उन्होंने जो है एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया था उसके लिए। तो उनको वो जो है फर्स्ट केस था जो रजिस्टर्ड हुआ था अगेंस्ट द सिटीजन्स, ठीक है? फिर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, ये सब जो है सिडिशन के द्वारा इम्प्रेजेंट हुए हैं। 1948 में इंडियन लीडर्स ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो है सिडिशन हटाएंगे। बट 1949 में सिडिशंस जो है हमारा कोई भी पार्ट नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट फिर भी आईपीसी जो था हमारा सेक्शन 124A, उसमें सिडिशन था। 1951 में नेहरू गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि हमको अमेंड करना चाहिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो करने चाहिए, और उसमें हमको सिडिशन इंक्लूड करना चाहिए। और राइट टू फ्री स्पीच 1962 में केदारनाथ वर्डिक्ट आया, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने बोला कि सिडिशन जो है वैलिड है। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, उन्होंने सेक्शन 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, और उन्होंने बोला कि पुलिस जो है
वो ऑथराइज किया, पुलिस जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो दीज आर द बैकग्राउंड्स रिलेटेड टू सेडिशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। केदारनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। 1962 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिटीजन्स जो है उनके पास पावर है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट पे बाय एक्शन, तब तक कर सकते हैं जब तक वो पब्लिक वायलेंस क्रिएट ना हो। मतलब पब्लिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, बाकी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओके। फिर पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्लोगन बस देने से और क्रिटिसाइज करना है अगर पार्लियामेंट को, जुडिशियल को, उसके लिए जो है आप सिडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते किसी भी पर्सन के ऊपर। तो मतलब पब्लिक वायलेंस ना क्रिएट हो, अगर आप तब तक क्रिटिसाइज कर रहे हो, गुड वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, बैड वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट पब्लिक वायलेंस ना क्रिएट हो, तब तक जो है सिडिशन लॉ जो है वैलिड है। ओके। सो सिडिशन में आपको 4-5 पॉइंट। पहली चीज, सिडिशन लॉ हमारा डिफाइंड है किसके अंदर, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंदर। सिडिशन होता क्या है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। सबसे पहले जो एडिटर थे सिडिशन के अंदर चार्ज हुए थे वो हमारे थे जगेंद्र चंद्र बोस, जो कि हमारे बंगोबॉशी के लिए जो है एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए उनको सिडिशन चार्जेस लगाए गए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट, गांधी जी हो गए, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, ठीक है, इन सबको सिडिशन चार्जेस लगे हैं इनके लिए। और इन्होंने कौन ने सिडिशन लॉ को ड्राफ्ट किया था, तो थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था। और केदारनाथ केस क्या है, इट इज़ मतलब सिटीजन्स के लिए कि सिटीजन जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। सिडिशन जो है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कोई भी अगर सिटीजन के अंदर चार्ज हो रहा है तो उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और पासपोर्ट के बिना रहना पड़ेगा। ठीक है। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि रिपील करना है हमको सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। नाउ लेट्स कम टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 22 में आप दो टाइप के डिटेंशंस पढ़े होंगे, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। बोथ द प्यूनिटिव डिटेंशन जो है जब आप कर देते हो कोई भी मतलब कोई भी क्राइम आप कर दिए तब आपको डिटेन किया जा रहा है तो उसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर बात बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, आपने क्राइम किया है या नहीं किया, बट मुझे आप पे डाउट है, पुलिस जो है आप पे डाउट कर रही है, तो उस बेसिस पे आपको अरेस्ट कर रही है, तो दैट इज कम्स अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके। तो दो टाइप्स के आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दो टाइप की बात की गई है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हमको यूज़ करना है। ये नहीं कि हम हर चांसेस में, हर उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तुम पे डाउट है तो हम तुमको ही अरेस्ट करेंगे, तो इट इज़ नॉट अ गुड गवर्नमेंट। तो आपको सिर्फ तब लोगों को अरेस्ट करना है जब आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ करना है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशंस की अगर बात करें तो होता क्या है, सबसे पहले हम वो कुछ मोर ऑन न्यूज़ में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक्सेप्शनल पावर है स्टेट की, जो कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी इंडिविजुअल की अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए किसी की पर्सनल लिबर्टी है कुछ, अब हमने बोल दिया नहीं तुमने क्राइम किया, तुमको अरेस्ट कर लिया, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी तो अफेक्ट हो रही है ना, आर्टिकल 21 का तो वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल पावर तो है स्टेट की, बट वो पर्सनल लिबर्टी जो है इंडिविजुअल की उसको अफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट डिस्टिंग्विश करना चाहिए आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है स्टेट में वो, और पब्लिक डिसऑर्डर मतलब पब्लिक में वायलेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है, उन चीज में आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर में यूज होता है। ठीक है। मे अप्लाई इन लेटर बट नेवर फॉर द फॉर्मर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज नहीं कर सकते, बट सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है पब्लिक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। ओके। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है इट इज़ अ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ठीक है। तो किसी भी पर्सन को डिटेन करना, अरेस्ट करना सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि ये जो है ये इसने कुछ ना कुछ डेंजरस एक्टिविटी की है जो हमारे पब्लिक ऑर्डर को हार्म करेगी, जो हमारे सिक्योरिटी को हार्म करेगी। ठीक है। हेयर अगर बात करें तो जो भी पर्सन जो है इन्वॉल्व है डिटेंशन में इज कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल, बिना ट्रायल के ही उसको कस्टडी में ले लेना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देख लेते हैं अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन।
मैंने बताया आर्टिकल 22 में बताया गया है। आर्टिकल 22 क्लॉज़ 1 बोलता है कि कोई भी पर्सन को आप कस्टडी में नहीं ले सकते, जब तक आप उसको ये नहीं बताएँगे कि हम तुमको इस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं पर्सन, तो मेरे को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया, भैया तुमको हम अरेस्ट कर रहे हैं, हम तुमको ये नहीं बताएँगे तुमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। भैया आपको बताना पड़ेगा कि आप उस पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी पर्सन को तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको ये भी नहीं बोल सकते कि आपको लीगल प्रैक्टिशनर नहीं दिया जाएगा, आपको लॉयर नहीं दिया जाएगा। उसके पास ये पूरा राइट है कि वो जो है लीगल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर सके। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की अगर बात करें तो हर पर्सन जो भी अरेस्ट हुआ है या डिटेन्ड हो रहा है विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको शो करना पड़ेगा। और अगर बियॉन्ड कोई भी पर्सन जो है 24 आवर्स के बियॉन्ड भी डिटेन किया गया है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, तो उसको जो है आपको डिटेन नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। तो 24 घंटे के अंदर आपको पहली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और कोई भी पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स जो है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट डिटेन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में बोला है कि ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन अंडर ये जो है ये जो प्रोटेक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं है जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है और डिटेन हुआ है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 3। अब 22 क्लॉज 4 की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन डिटेन्ड हुआ है फॉर द मोर देन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से ज़्यादा के लिए अगर डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड से आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हम उसको डिटेन करें या नहीं करें। बट इसमें जो है कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, उसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 7 क्लॉज बी में बोला गया कि पर्सन जो है अगर 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन्ड हो रहा है तो उसमें जो है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के, तो उसमें पार्लियामेंट जो है उसको लॉ के द्वारा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए आप उस पर्सन को डिटेन कर सकते हो और कौन से सर्कमस्टांसेस, क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लासेस ऑफ केसेस में ये जो है लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहली चीज़, कोई भी पर्सन जो है मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं हो सक 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं हो सकता जब तक एडवाइजरी बोर्ड ना बोले। और अगर बिना एडवाइजरी बोर्ड के आप 3 मंथ से ज़्यादा उसको डिटेन कर रहे हो तो पार्लियामेंट को लॉ के द्वारा ये बताना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए आप डिटेन कर सकते हो और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या क्लासेस ऑफ पर्सन हो सकते हैं और कौन से केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर डिटेन कर सकते हो। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, तो वो हमने देख लिया। बहुत सारे मल्टीपल लॉज हैं सच एस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1985 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, वो परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर सीआरपीसी की बात करें इंडिया में, वो भी हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 151। okay, so these are the preventive detention. Now let's come to what are the grounds for preventive detention. तो आप कब कब preventive detention कर सकते हो? अगर आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए कर रहे हो, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस उसके लिए कर रहे हो। अब इंपॉर्टेंट जुडिशियल अनाउंसमेंट है कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। पहला है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट है हमारे आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में। फिर शिब्बल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको जो है ग्राउंड ऑफ अगर डिटेनमेंट हम वो कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्वायर करें सारी चीज़ों को। फिर शंभूनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल्दो उन्होंने बोला कि ऑल्दो कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो डार्कोनियन है बट बहुत ज़रूरी है हमारे सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के लिए। ठीक है, तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द सम लॉज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो व्हाट आर द पॉइंट्स you must remember in this article? First is in which article preventive detention is mentioned? Article 22 clause 1, clause 2, clause 3, clause 4 and clause 7। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये रखना है याद कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें पर्सन को एज अ मेयर एप्रीहेंशन की तरह अरेस्ट किया जाता है, बिना किसी ट्रायल के कस्टडी में लिया जाता है। तीसरी चीज़ आपको याद करना है कि कोई भी पर्सन को आप डिटेन नहीं करेंगे जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, और उसको लीगल प्रैक्टिशनर्स देंगे। दूसरी चीज़ कि 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपको 24 आवर्स के बाद तक आप उसको नहीं रख सकते। फिर
थर्ड है कि 3 मंथ से अगर ज़्यादा डिटेन करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लगेगी। बट अगर आप एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के बिना 3 मंथ से ज़्यादा उसको डिटेन कर रहे हैं तो आपको पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा प्रोवाइड करेगी कि कितना मैक्सिमम पीरियड तक आप उसको डिटेन कर सकते हैं और कौन से केसेस में कर सकते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई होप आपको सब याद होगा। नाउ लेट्स कम टू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इज सेम एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जनरली हम किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं एज अ मेयर एप्रीहेंशंस। बट अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है इफेक्टिव प्रिवेंशन बताता है। जो भी लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक फॉर एग्जांपल टेररिस्ट से रिलेटेड, इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर कोई पर्सन करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई भी इंडिविजुअल करता है, भले वो इंडियन हो, भले वो फॉरेनर हो, भले वो इंडिया में रह रहा हो, भले वो फॉरेन में रह रहा हो, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली अभी इसलिए न्यूज़ में है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, पीएफआई जो है, वो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर की गई है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब यूएपीए की अगर बात करें, वो एनैक्ट किया गया था फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो भी इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन करते हैं और डील करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से और उन्हीं मैटर से रिलेटेड, ठीक है। एक्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन किया है। यूएपीए जो एक्ट है उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन किया है कि कोई भी एक्शन कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन लेते हैं जो कि हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया को हार्म करता है, हमारे इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करता है, सोवेनिटी को क्वेश्चन करता है, उन इंडिविजुअल्स और उन एसोसिएशंस को जो है हमको प्रिवेंट करना है और उन अरेस्ट करना है। अब केसेस जो है यूएपीए के अंदर वो दोनों इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, स्टेट एजेंसीज भी और नेशनल एजेंसीज भी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएगी जो देखती है, और स्टेट पुलिस भी देखती है। अब यूएपीए जो है वो पावर प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जितने भी एसोसिएशन है ऐसे, उनको बैन करे, उन पे बैन इम्पोज करे। और ट्राइब्यूनल भी प्रोवाइड करती है कि आपको अपील के अगेंस्ट जो है, बैन के अगेंस्ट जो भी अपील है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो चार्ज हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया कि इंडियन हो या फॉरेन हो, दोनों चार्ज हो सकते हैं। और ऑफेंडर्स जो है वो अकाउंटेबल रहेंगे इन सेम मैनर, अगर भले वो क्राइम उन्होंने फॉरेन लैंड में कमिट किया हो या इंडिया में कमिट किया हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि इंडियंस और फॉरेनर्स हो वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, भले वो इंडिया में किए हो या फिर फॉरेन कंट्री में किए हो, वहाँ वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब यूएपीए की बात करें तो वो बहुत बार अमेंड भी हो चुका है, 2004, 2008, 2012 और मोस्ट रिसेंटली अगर बात करें 2019 में अमेंड हुआ है। अब कुछ लॉज जो है प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। तो पहला जो है फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 आया, जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स अगर प्रमोट कर रहे हो तो उसके लिए लगाया गया। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया 1971-77 का, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको खत्म कर दिया, रिमूव कर दिए ये। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974 है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी आप कर रहे हो उससे उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और इलीगल ट्रेड को बैन करने के लिए। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ आया टाडा 1985 का, जो कि पावरफुल और रिस्ट्रिक्शंस लॉज बनाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया 2002 का, वो सिमिलर है हमारे टाडा एक्ट की तरह, ठीक है। तो यूएपीए कंफर्म हो गया। यूएपीए होता क्या है? यूएपीए जो है हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन, भले वो इंडिया में रह रही हो, भले वो बाहर रह रहे हो, या फिर भले वो इंडिया में कुछ क्राइम कमिट कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, उन सबको प्रिवेंट करती है। जो हमारे टेरिटरी, जो हमारे सोवेनिटी को हार्म कर रहे हो, इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया को सेसेशन कर रहे हो। दूसरी चीज़, केसेस जो है इन्वेस्टिगेट दोनों कर सकते हैं, स्टेट एजेंसीज और एनआईए कर सकती है। बट यूएपीए एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि इन सब एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल की भी पावर दी है। और बाकी हमने देख लिया। अब कुछ डिटेल्स हैं जो अभी अमेंड की गई हैं 2019 के द्वारा, 2019 में अमेंड किए गए हैं यूएपीए के अंदर। पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, तो कौन, किसके पास पावर है कि वो टेररिस्ट को डेजिग्नेट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप डेजिग्नेट कर सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो जो है हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है टेररिज्म में, या फिर टेररिज्म के लिए प्रिपेयर कर रही है या प्रमोट कर रही है टेररिज्म, या फिर कहीं ना कहीं टेररिज्म में इन्वॉल्व है वो। और ये जो है इंडिविजुअल को भी टेररिज्म डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाई एनआईए,
लिए, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पावर दी है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी डीजीपी से, अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन की जो इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप सीज कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा बाय द ऑफिसर रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस होना चाहिए और उसके अबव रैंक का। ठीक है। कन्वेंशन की अगर बात करें तो शेड्यूल अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 ट्रीटीज जो है लिस्ट की गई हैं, इंक्लूडिंग कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस एंड यूएपीए एक्ट 2019 ऐड किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म टू द लिस्ट. Okay, so these are the some amendments in 2019. Now let's come to the phone tapping. What are the points you must remember? You just know that. Okay, now let's come to the phone tapping. अभी ये करंटली न्यूज़ में ये इसलिए है कि रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो अभी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का फ़ोन टैप कर रहे थे 2019 में, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में है. तो फ़ोन टैपिंग की अगर बात करें तो कोई भी मान लीजिए हम और आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो कोई तीसरा पर्सन जो है हमारी फ़ोन की बातें सुन रहा हो तो उसको हम फ़ोन टैपिंग बोलेंगे. ठीक है. तो किस केसेस में आप फ़ोन टैप कर सकते हो? ऑब्वियसली सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर इंडिया की हार्म हो रही है तब आप फ़ोन टैप कर सकते हो. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के लिए, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो इन सब चीज़ों के लिए आप फ़ोन टैप कर सकते हो. ठीक है. बट फ़ोन बट एक्सेप्शंस ऑफ फॉर प्रेस अगर बात करें तो प्रेस मैसेजेस जो हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक्रीडिएट है उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते अनलेस देयर ट्रांसमिशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड. ठीक है. फ़ोन टैपिंग हमने बता दिया. फ़ोन टैपिंग रिफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय अ थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स. अब वर्ड फ़ोन टैपिंग को अगर बात करें तो उसको वायर टैपिंग भी बोला जाता है, लाइन बगिंग भी बोला जाता है और इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन भी बोला जाता है. ये पहली बार अगर बात करें तो ये यूएसए में 1890 में कमेंस की गई थी. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड तो कुछ देख लेते हैं. तो 7 शेड्यूल जो अगर बात करें तो टेलीफोन कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के अंदर कवर है, मतलब यूनियन ही लॉ बना सकती है. आर्टिकल 19 में बोला गया है कि अगर पर्सन जो है टेलीफोन पे बात कर रहा है और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बता रहा है तो ये कहीं ना कहीं टेलीफोन अगर हम टैप कर रहे हैं, फ़ोन टैप कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 का हमारे वॉयलेशन है. ठीक है. अनलेस अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं प्रोवाइडेड है. आर्टिकल 21 की बात करें तो फ़ोन टैपिंग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी को हार्म कर रहा है, तो आर्टिकल 21 के अंदर जो है वॉयलेट करेगा अगर हमको इन केस अगर लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है कि आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हो. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की बात करें तो ये फ़ोन टैपिंग को रेगुलेट करते हैं. अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की अगर बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड है कि वो फ़ोन टैप कर सकते हैं. पुलिस जो है वो उसके पास भी पावर है फ़ोन टैप करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 10 एजेंसीज ही ऑथोराइज्ड हैं कि वो फ़ोन टैप कर सकती है. इन 10 एजेंसीज के अलावा जो है कोई भी फ़ोन टैप नहीं करेगा. अगर कोई कर रहा है तो वो इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा. तो कौन सी 10 एजेंसीज है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर. ठीक है. और टैपिंग बाई एनी अदर एजेंसी जो है इलीगल कंसीडर किया जाएगा. ऑर्डर्स कौन इशू करेगा फ़ोन टैपिंग के लिए? वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और जो उनके सेक्रेटरी हैं वही बस ऑर्डर इशू कर सकते हैं एंड हिज स्टेट काउंटर पार्ट्स, एंड ओनली देन बाय टैपिंग बिगिन. ठीक है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर बात करें तो लोअर अथॉरिटीज़ भी इशू कर सकती हैं और इस कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ही कर सकती हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ़ोन टैपिंग. नाउ लेट्स कम टू राइट टू बी फॉरगेटन. तो रिसेंटली अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अपनी रजिस्ट्री को कि बहुत कुछ एक कपल थे उनकी डिटेल्स जो है आपको रिमूव करनी है फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट. तो राइट टू प्राइवेसी आपने पढ़ा है, और राइट टू बी फॉरगेटन की अगर बात करें, राइट टू बी फॉरगेटन मतलब भूल जाना. ठीक है. राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में मेंशन है, और वो बोलता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक नहीं है उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है. बट व्हाट इज राइट टू बी फॉरगेटन? राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू प्राइवेसी में यही डिफरेंस है कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, हम उसको वैसे ही छुपा रहे हैं. बट राइट टू बी फॉरगेटन की अगर बात करें तो वो हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन रहती है, पब्लिकली अवेलेबल होती है, बस उसको हमको इंटरनेट से रिमूव करना, पब्लिक से रिमूव करना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वो नेसेसरी ना हो. ठीक है. तो उसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगेटन. अब राइट टू बी फॉरगेटन जो है राइट टू हैव
पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से जो भी हमारी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उनको रिमूव करना, उनको हटाना अगर वो नीडेड नहीं है। अब राइट टू बी फॉरगेटन की बात करें तो ये जो है पहली बार ओरिजिन अगर बात करें तो राइट टू बी ऑब्लिवियन जो है फ्रेंच ज्यूरिडिक्शन से आया था। राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके अंदर भी आप जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और इन सब से रिलेटेड। ये पहली बार रिकग्नाइज की गई थी एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन यूरोपियन यूनियन अंडर जीडीपीआर के अंदर, और इम्प्लिसिटली रिकग्नाइज्ड है एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995। आर्टिकल 17 ऑफ जीडीपीआर की बात करें 2016 की, उन्होंने राइट टू बी इरेजर भी बोला है, राइट टू बी फॉरगेटन, जो भी डेटा जो है आपके पास अवेलेबल है जो नेसेसरी नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए विदाउट अनड्यू डिले। अब इंडिया में अगर बात करें तो अभी तक कोई भी इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जो भी राइट टू बी फॉरगेटन बता सके। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगेटन की अगर बात करें तो केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपने पढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, बट कुछ रीजनेबल, कुछ सर्टन कंडीशंस में आप जो है इसको जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ओके, तो दीज आर द सर्टेन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेब्लिश्ड एंड एग्जीक्यूटिंग डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम्स, तो इन सब केसेस में जो है राइट टू बी फॉरगेटन जो है आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया की बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 29 एंड 30 इस जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो रिलेटेड है हमारे माइनॉरिटी स्टेटस से। आप प्लीज़ ये आर्टिकल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है माइनॉरिटी टर्म डिफाइन नहीं किया है। आर्टिकल 350 जो है उसके अंदर हम एक ऑफिसर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर जो है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको उसके बारे में बताया गया है, उनको हम अपॉइंट करते हैं। हाउएवर सेंट्रल ने जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो है 1992 का डिक्लेयर किया है, उसके अंदर 6 कम्युनिटीज़ को एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है। उसमें आती है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरोआस्ट्रियंस। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है, एक्ट बना है 2004 का, जहाँ पे हम सेफगार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ माइनॉरिटी स्टेटस इंडिया की बात करें, कुछ जजमेंट है। टीएमए पाई वर्सेस टीएमए पाई केस है 2002 का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो डिटरमाइन की जाएंगी बाय स्टेट एज अ यूनिट लेके। ठीक है, एक स्टेट को लेकर आप डिटरमाइन करेंगे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, नॉट की पूरी पॉपुलेशन को लेकर। दूसरी चीज़, केरला एजुकेशन बिल केस 1958 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि आर्ग्यूमेंट कि माइनॉरिटी जो है वो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफाइन होने चाहिए। तो उन्होंने बोला ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारना रिलीजन डिमांड, तो कुछ कम्युनिटीज़, कुछ 5 स्टेट्स के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उसको सारना को बोल रहे हैं कि इसको भी एज अ रिलीजन डिक्लेयर किए। अब सारना जो है नेचर वर्शिप से रिलेटेड है, एक रिलीजन है जो कि कॉन्सेप्ट है कि हम नेचर को वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में होता था, नेचर को वर्शिप करते हैं, पेड़ पौधों को, तो उन्होंने बोला कि हमारे सारना रिलीजन को जो है एज अ रिलीजन आप मानिए, रिकग्नाइज करिए। फिर आते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35A, जो कि 3 साल कंप्लीट हो गए हैं आर्टिकल 370 और 35A। ये किसके थ्रू हुआ था? प्रेसिडेंट ने ऑर्डर प्रोमulgate किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है अब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे जो है जम्मू और कश्मीर के जितना भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जितने भी जो भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और जितने भी अलग अलग एक्ट्स थे वो सब एब्रोगेट हो गए, वो सब खत्म हो गए। अब सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीज़ें हैं वही एप्लीकेबल होगी। आर्टिकल 35A जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप्ड हो गया। आर्टिकल 35A हमको क्या बताता है? डोमिसाइल की, ठीक है, फुल डिस्क्रिशनरी पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को कि आप जो है परमानेंट रेसिडेंट जो है स्टेट का डिसाइड कर सकते हैं। तो 35A जो है पूरी तरह स्क्रैप्ड हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। पार्लियामेंट ने फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 2019 का, जहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 यूनियन टेरिटरीज में हम डिवाइड करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे लेजिस्लेचर होगा और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 राजीव गांधी असैसिनेशन केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी पावर आर्टिकल 142 के थ्रू यूज़ करके फ्री किया है रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स को, जो भी राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर अरेस्ट हुए थे। तो आर्टिकल 142 क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है या कोई भी ऑर्डर डिक्री दे रहे हैं एज इट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी
कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, तो कोई भी ऑर्डर और डिक्री पास कर सकते हैं, और कोई भी डिक्री और कोई भी ऑर्डर जो पास कर रहे हैं वो एनफोर्सेबल होगा थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में एप्लीकेबल हो रहा है, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी, ओके। आर्टिकल 145 क्लॉज 5 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी व्यू है लार्जर बेंच का, मान लीजिए किसी कोई बेंच है, 9 जजेस की बेंच है और कोई 5 जजेस की बेंच है, भले 5 जजेस बेंच जो है रेडी हो उस केसेस के लिए, मेजॉरिटी हो उनके पास, बट जो लार्जर बेंच की मेजॉरिटी है वही जीतेगी, मतलब 9 जजेस बेंच वाली ही जीतेगी। तो मेजॉरिटी व्यू ऑफ लार्जर बेंच जो है वो हमेशा प्रिवेल होगी, इवन अगर ग्रेटर नंबर ऑफ जजेस एग्री हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 14 क्लॉज 5 अगर बात करें तो कॉन्करेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसीडर्ड एट अ जजमेंट एंड ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट जो लार्जर बेंच है और वहाँ की जो मेजॉरिटी है उन्हीं का डिसीजन जो है माना जाएगा। तो आर्टिकल 145 क्लॉज 5 क्या बोलता है, स्टेट दैट कि कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर रही है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग, बट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट अ जजेस फ्रॉम डिलीवरिंग अ डिसेंटिंग जजमेंट, ठीक है। तो यही बोला गया है आर्टिकल 145 में कि मेजॉरिटी जो है वही डिसाइड करेगी हमारा केसेस का सारा चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ first part of polity section PT 365. I will start functioning of parliament, state legislature and local government tomorrow. Thank you so much and जल्दी ही जल्दी वीडियो आएंगी, आप जितना जल्दी होता है देखिए, एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शॉर्ट्स वगैरह भी जो हम डाल रहे हैं 1 वर्ड वाले वो भी आप देखते जाइए। थैंक यू, stay well, and if you have any problem just comment me on the comment section. Thank you.